Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. हम अपने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के 5th लेक्चर के साथ अगेन आपके पास आए हैं। दुआ स्टूडेंट्स आप प्लीज पढ़ लीजिए ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। एज आई टोल्ड यू, हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है दैट इज चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम अपने 4th लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज आवर 5th लेक्चर। ऑलवेज आई एम टेलिंग यू द नेम ऑफ द बुक। फेडरल बोर्ड की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, बायोलॉजी ग्रेड 9, एंड दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। यस, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं और किस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर कितना काम किया। तो स्टूडेंट्स, जो जानदार हैं उनको साइंसी नाम देने का तरीका जो है वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है। जैसा कि लफ्ज बाइनोमियल से जाहिर है कि हर स्पीशी का नाम साइंसी नाम दो नामों पर मुश्तमिल होता है। पहला जीनस का नाम है और दूसरा स्पीशीज का। तो स्वीडन के जो बायोलॉजिस्ट हैं कार्लिनियस, इन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था और फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इसका तरीक़ाकार भी मुरतब किया था। इनका जो ये सिस्टम है ये जल्द ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और स्प्रेड हो गया फार एंड वाइड, एंड लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इनके दिए हुए बहुत से नाम आज भी इस्तेमाल होते हैं। साइंसी नाम रखते और लिखते वक्त जिन प्रिंसिपल्स पर अमल किया जाता है इनमें से कुछ जो हैं वो हम आपसे डिस्कस भी करेंगे आज। सबसे पहले जो साइंसी नाम हैं इनको आमतौर पर टेढ़ी लिखाई कह लें आप उसको, या इटैलिक्स में टाइप किया जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो आप स्लाइड पर मौजूद है, दैट इज होमोसेपियन। और अगर इसी नाम को होमोसेपियन को हाथ से लिखना हो तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इनको अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे होमोसेपियन है ना, अगर ये हम टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में कर देंगे, और अगर हम हैंड रिटन होगा तो हम होमो को अंडरलाइन कर देंगे एंड सेपियन को अंडरलाइन कर देंगे। सेकंड जो तरीकेकार है वो ये है कि जीनस के नाम को हमेशा बड़े हुरूफ से लिखते हैं, ठीक है, जबकि स्पीशीज के नाम को कभी भी बड़े हुरूफ से स्टार्ट नहीं करते। जैसे ये मखसूस प्रॉपर नाउन से ही क्यों ना लिया गया हो, ठीक है। जैसे होमोसेपियन है तो अगेन मैं इसी की मिसाल दूंगी आपको। इसमें आप देखिए होमो का एच कैपिटल है बट सेपियन में एस स्मॉल है, राइट। इवन अगर कोई नेम हमने ड्राइव किया है और उसमें जो हमारी जीनस है वो इवन स्मॉल, अगर कोई प्रॉपर नाउन में है तब भी हम उसको स्मॉल से ही लिखेंगे, ठीक है। साइंसी नाम को जब पहली मर्तबा इस्तेमाल किया जाए तो मुकम्मल नाम लिखा जाता है, मगर जब ये नाम रिपीट हो तो पहले नाम का मुखफ़्फ़फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी उसको एब्रीवेशन में ले जाते हैं। जैसे कि स्टेरेशिया इकोलाई है तो इसको जब हम उसकी फॉर्म में, यानी इसको जब हम रिपीटेडली इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ई कोलाई, ठीक है। अब हम स्टुरेशिया जो है उसको माइनस कर देंगे, उसकी जगह हम ई ले लेंगे और कोलाई जो है वो एज इट इज लिख देंगे, ठीक। तो ये ई कोलाई बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम अपने इसमें सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पर। इसकी अहमियत क्या है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया और ये इतना ज्यादा क्विक फेमस होने के बाद आज तक इसको क्यों फॉलो किया जा रहा है। एक्चुअली तहकीक के दौरान जानदारों के आम नामों के यानी कॉमन नेम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो क्रिएट हो रहे थे।
जैसे बहुत सारे इलाकों में एक ही जानदार के मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अम, अगर हम अपने लेवल पे बात करें तो अनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं, मगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे और भी नामों से पुकारा जाता है। जैसे कुछ जगहों पे इसको गंडा कहते हैं, कुछ जगहों पर बासिल कहते हैं, कुछ जगह वासिल कहते हैं। दूसरे ममालिक में इसी तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं। साइंस में इसका एक ही नाम, यानी एलियम सीपा, कई जगह मुख्तलिफ जानदारों को एक ही नामों से मुख्तलिफ नामों से यानी पुकारा जाता है। समझाने का मकसद ये है कि ऑर्गेनिजम्स को जो डिफरेंट हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्याज की एग्जांपल दी, इसको उर्दू में अगर हम देखें तो अलग अलग, यानी अगर हम देखें तो सिंध में अलग नाम से पुकारा जाता है। इसी तरीके से सिंध में भी मुख्तलिफ इलाकों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उर्दू में हम इसको प्याज कहते हैं। इसी तरीके से भी साइंस दूसरे मुल्कों में प्याज के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है। अब इसकी वजह से एक फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लें, चले एनिमल्स में ले लेते हैं एक मिसाल। जैसे एनिमल्स में हम कहते हैं कि काला परिंदा एक ब्लैक बर्ड है जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको हम क्रो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जो लाइक माउंटेन्स पर जो क्रोज रहते हैं उनको रेवन कहते हैं। तो आम नामों की कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती है, यानी उनका कोई साइंटिफिक कोई फाउंडेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट के लिए फिश जो है वो एक वर्टिब्रेट है, जिसमें जो है वो फिन्स मौजूद होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन कई नाम जैसे सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश और स्टार फिश में से कोई भी फिश की तारीफ पर पूरा नहीं उतरते। लेकिन देखें आप, ये सब फिश कहलाते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए जानदारों को बायनोमियल नोमेनक्लेचर से साइंसी नाम दिए जाते हैं। इस सिस्टम की अहमियत इसके वसी और मुसलसल इस्तेमाल में है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशी दो अल्फाज पर मुश्तमिल नामों से पहचानी जाती है। एक ही नाम तमाम दुनिया और तमाम जबानों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे तर्जुमा करने के दौरान मुश्किलात से भी बचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको मिसाल दी प्याज की। प्याज को मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ नाम है, ठीक है, लेकिन इसका जो साइंसी नाम है दैट इज एलियम सीपा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक सी स्टार और स्टार फिश है, यानी ठीक है। अब इसका नाम जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो एस्टेरियास रॉबिन्स है। इसी तरीके से हाउस क्रो को हम कॉर्वस स्प्लेंडस कहते हैं। आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, दो मिसालें मैंने आपको दी हुई हैं। पोटैटो जिसको हम सेलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं, एंड राइस इज ओरिजा सैटिविया। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो इनके साइंटिफिक नेम है, ये लाइक पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट जब यूज करते हैं तो साइंटिफिक नेम यूज करते हैं। वो कॉमन नेम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू एरिया होते हैं, अपनी जबान के होते हैं। तो साइंटिफिक नेम से ये होता है कि जो ओवरऑल बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए आसानी होती है कि वो एक मुल्क में बैठकर भी एक ही स्पीशी को डिस्कस कर सकें और उसके ऊपर बात कर सकें। ठीक है। तो ये कुछ मिसालें भी मैंने आपको इसमें दी हैं। आई होप सो इसके जरिए आपको ये क्लियर होगा। अब है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, यानी इसको कैसे कंजर्व किया जाए। जो बायोडाइवर्सिटी जो एक कितना वैरायटी है, उस उन लिविंग क्रिएचर्स को कैसे कंजर्व किया जाए। ठीक है। तो जो हमारा लास्ट डिके के दौरान बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा जो है वो कमी होती हुई देखी गई। तो मौजूदा जमाने में जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इनकी वजह से स्पीशीज और इकोसिस्टम की जो है वो बका को इतना खतरा है जितना जमीन की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। यानी अगर आप देखें
तो आजकल ऑफ कोर्स ये एक हमारी कॉमन नोटिस में भी है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो खराबी की तरफ जा रही है। इसका इम्पेक्ट ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स पर तो है, बट इसका बहुत ज्यादा इम्पेक्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट है। और इसकी वजह से यानी उनमें जो है वो उनकी अब एवोल्यूशन का जो है वो प्रॉब्लम्स उसमें पैदा होते जा रहे हैं। और वो अब जमीन पर जो है वो उनको खतरात होने की वजह से उनकी नस्ल जो है वो आगे बढ़नी में मसला हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी नस्ल को खतरा लाहक है। तो ऐसी स्पीशीज जो किसी इकोसिस्टम में मौजूद ना हो, उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। यानी पहले वो मौजूद थी और वक्त के साथ साथ वो खत्म होती गई और अब उनका लास्ट इंडिविजुअल भी मौजूद नहीं है। ऐसी स्पीशीज को हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। जबकि किसी इकोसिस्टम की स्पीशीज नापैद होती हैं तो इसके जो है वो बैलेंस को भी नुकसान पहुंचता है। यानी जाहिर है कि कोई स्पीशी ऐसी थी जो जमीन पर मौजूद थी, तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज गैर जरूरी नहीं बनाई है। अब अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर वो स्पीशीज खत्म हो गई हैं, तो उसका असर ऑफ कोर्स इकोसिस्टम के ऊपर पड़ता है। बायोलॉजिस्ट जो हैं अगर ग्लोबल इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी में कमी इसी रफ्तार से होती रही, उनकी प्रिडिक्शन है कि अगर इसी रफ्तार से कमी होती रही तो ये इसके खत्म होने का भी बायस होगी। ठीक है। यानी इट मीन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या बायोडाइवर्सिटी है, ये इकोसिस्टम के डायरेक्टली इस पर असर करती है। और अगर ये बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई तो इकोसिस्टम को भी खतरात लाहक होंगे और वो उसके भी खत्म होने का अंदेशा है या वो खत्म हो जाएगी। ये एक बायोलॉजिस्ट का जो है वो नुक्ता नजर है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो जानदार हैं उनको जो है वो बहुत सारी स्पीशीज उनमें से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उनके रीजंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे कंजर्व करना चाहिए। कुछ नेम्स मैंने स्लाइड पर भी और आपकी बुक में भी मौजूद हैं। जैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज जो होती हैं, अच्छा एक्सटिंक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जो मौजूद थी और अब खत्म हो गई हैं। ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज स्पीशीज जिनको अगर कंजर्व ना किया जाए या उनको ना बचाया जाए तो दे आर नियर टू एक्सटिंक्ट। लाइक अगर उनको उनकी हिफाजत ना की जाए तो वो भी फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी या वो नापैद हो जाएंगी या वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है। इन इंडेंजर्ड स्पीशीज में जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो बंगाल टाइगर है, पैंडा है। ये इस पर जो बायोलॉजिस्ट हैं और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत सारी यूनियंस इसके ऊपर और बहुत सारी जो है वो कमिटीज इसके ऊपर काम कर रही हैं इनको बचाने के लिए। इसके अलावा स्नो लिपर्ड है, फैल्कन है, ग्रीन टर्टल इज ऑल्सो फेमस, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है ग्रीन टर्टल। और ये सब इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। ठीक है। तो हम हमारा रोल स्टूडेंट्स इसमें एज ह्यूमन बीइंग भी बहुत अहम है। इन सब बातों के बारे में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फ्रॉम योर बुक पॉइंट ऑफ व्यू आपने इनकी रीड इनको अच्छा सा करना है, बिकॉज इसमें से ऑब्जेक्टिव्स और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। इसके अलावा इसमें जो नेम्स वगैरह हैं वो भी आपको याद करने होंगे, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर,
उस पर हम बात करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि पाकिस्तान में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या क्या खतरात लाहक हैं, और उस पर उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट या पाकिस्तान के क्या एक्शन प्लान्स हैं, और उस पर उसको उनके ऊपर कैसे काम किया जा रहा है, कितनी अकसाम की जो स्पीशीज हैं वो इंडेंजर्ड है पाकिस्तान में। तो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कोई चीज़ इसमें से क्लियर नहीं हो तो आप इवन कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको जो है वो आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़रूर इसकी तैयारी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।